कोरोना के समय हमें जितनी भी डेड बॉडीज़ मिल रही थी वो लावारिश नहीं थी। उस लावारिश शवों का अंतिम संस्कार हम और भी पहले से कर रहे थे। अच्छा, आप जो ये सेवा करती हैं, शव ले जाना, हमारे यहाँ तो हिंदू संस्कृति में, धर्म में कहा जाता है कि महिलाएं घाट तक नहीं जाती। अंतिम संस्कार तो बहुत बात की बात है, घाट तक जाना, अंतिम संस्कार करना। कभी ऐसा लगा जिंदगी के किसी मोड़ पर, इतने लंबे वक्त से सेवा करते हुए, लोगों के खिलाफ टिप्पणियां सुनने को मिली, कुछ लोगों ने कहा हो आपको ऐसा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ। कोई भी इंसान तब बेस्ट होता है, तब रॉकिंग होता है जब वो अपने ज़िंदगी में बैलेंस बैठाना जानता है। क्या वर्षा वर्मा किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में जाने को लेकर इंटरेस्टेड हैं? या फिर एक और सवाल उसमें मैं नत्थी कर देता हूँ कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी ऑफर मिला है चुनाव लड़ने का? मैं इतना मानती हूँ कि वो प्रभु का इतना हाथ था, इतनी ब्लेस्ड थी मैं, कि गॉड ने उन सारी सेवाओं को इतना बड़ा रूप दिया। देखिए, जो इंसान आपको सिर्फ अरे वाह वेरी गुड वर्षा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, ये उतना मोटिवेट नहीं करेगी। अच्छा। और जब आप हमारी टांग खींचने पे आएंगे ना, या आप हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, या आप हमें किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, या हमारी सेवा को, हमारी काम को अगर आप गंदा बोलेंगे ना, तब हमारे अंदर आता है कि मुझे लगता है और चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। आई लव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। आज भी उनकी एक आवाज़ में दौड़ी चली आती हूँ मैं। शायद आज वो कुछ ऐसा कर जाएं जिससे मुझे जीने के नए मायने मिल जाएं। आज भी उनकी ये हर एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती हूँ मैं। क्या पता आज बातों ही बातों में फिर उनकी नज़र मुझ पे ठहर जाए। किसी ने एक सवाल पूछा कि सुख क्या है, सुख का होना क्या है और सुख की परिभाषा क्या है। जाहिर तौर पर सुख की परिभाषा लोगों के लिए अलग अलग होंगी। लोग इसको अपने अपने तरीके से, अपने अपने नज़रिए से भी आपको बताएंगे। लेकिन जब मुझसे अगर कोई पूछे सुख क्या है, तो मेरे लिए उसकी परिभाषा अलग हो सकती है और समाज के जो तमाम बाकी लोग हैं उनके लिए भी अलग हो सकती है। मेरे साथ फ्रेम में आप जिनको देख रहे हैं, उनके लिए सुख की परिभाषा क्या है, ये सवाल पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि उनके लिए सुख की परिभाषा दूसरे के पांवों में लगे कांटों को निकालना है, दूसरी आंख से गिरते हुए आंसू को पोंछना है, और उनके लिए सुख की परिभाषा हरे थाके जो निराश लोग हैं, जो हताश लोग हैं, उनको अपने गले से लगाकर उनको भरोसा देना भी उनके लिए सुख की परिभाषा है। मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा और उनसे मुलाकात भी करवाऊंगा, एक लंबी बातचीत भी उनसे करेंगे। उनका नाम वर्षा वर्मा है, लखनऊ में रहती हैं, लखनऊ को अपने अंदर जीती हैं, और उनका जो पूरा जीवन है, पूरी जो जिंदगी है, वो शायद अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। मेरे साथ वर्षा वर्मा है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वर्षा जी, बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा के इस मंच पर, और बिना किसी भूमिका के, क्योंकि भूमिकाओं में वक्त जाता है और वक्त को गंवाना नहीं है, क्योंकि आपका भी वक्त कीमती है। कहीं पर एक बेहद अच्छी लाइन मैंने पढ़ी और मैं चाहता हूं कि वो मैं आपके साथ साझा ज़रूर करूं। किसी ने लिखा कि सिर्फ अपने बारे में सोचना कि मैंने खा लिया है, मेरा पेट भर गया है, ये विकृति होती है। और मैं ये सोचूं कि मैं भी खा लूँ, मेरा घर भी खा ले, मेरा परिवार भी खा ले, ये प्रकृति है, ये हर आदमी के लिए है। लेकिन मुझसे पहले कोई अगर भूखा है, समाज का शख्स, उसका पेट भरे, वो सुखी रहे, तो ये संस्कृति है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी संस्कृति को वर्षा वर्मा जी रही हैं। और कब से जी रही हैं, ये कैसे शुरू हुआ, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बात और इनके बारे में। हालांकि इनके बारे में बताते बताते बातें इतनी ज़्यादा हैं कि मैं शायद थक जाऊंगा, वो ख़त्म नहीं होंगी। आप लेखिका भी हैं, कवित्री भी हैं, समाज के लिए काम भी करती हैं, नेशनल लेवल की जूडो प्लेयर भी हैं, गाती भी बहुत अच्छा है, कविताएं भी बहुत सुनाती हैं, किताबें भी आ चुकी हैं। और इन सब के बीच जो समाज के दबे हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी मदद भी करती हैं। ऐसे शव जिनको कोई छूता नहीं है, लावारिस शव, उनका अंतिम संस्कार भी करवाती हैं, अपने हाथों से करती हैं, और जहाँ कोई खड़ा नहीं हो रहा था वहाँ भी खड़ी होती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपसे जो पहली आपके नाम का जो परिचय हुआ, जो मुलाकात हुई, कोरोना काल में एक महिला है लखनऊ में, लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रही है, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर तमाम बातों पर भी आएंगे। बिल्कुल, कोरोना के समय हमें जितनी भी डेड बॉडीज़ मिल रही थी वो लावारिश नहीं थी। उस लावारिश शवों का अंतिम संस्कार हम और भी पहले से कर रहे थे। भाई, उस समय तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो छोड़ करके चले जा रहे थे, तो वारिश, आप मतलब ताज्जुब होगा आपको, उस समय वारिश
सब ज़्यादा थे हमारी लिस्ट में और लावारिश कम थे। लावारिश लोगों का उस समय इतना वो नहीं था। और तो कोरोना के समय एक ट्रेजेडी ही कह सकते हैं कि जब इंसान के ऊपर कोई विपदा आती है तब उस विपदा से या तो आप टूटते हैं, बिखरते हैं, या आप और मजबूत हो जाते हैं और सामना करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि उस विपदा से मैं टूटूं नहीं, बिखरूं नहीं। मैंने अपने आप को वापस एकजुट किया और एक अपने आप से वादा किया कि आज जो परेशानी मैंने झेली है इसको अब आने वाले समय में हम किसी को भी झेलने नहीं देंगे। और नेक्स्ट डे मैंने वो कुछ सर्विसेज पूरी तरह से जो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए थे गाड़ियों के, और गाड़ियों के साथ मैंने गाड़ियाँ लगवाई थी। लेकिन एहसास मुझे उस वक्त ज़्यादा हुआ जब मैं प्लाकार्ड लेकर के खड़ी थी निःशुल्क शव वाहन का। तब मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ये भी अप्रोच किया कि हमारे पास क्रिमेशन के लिए हैंड्स नहीं हैं। बहुत सारे लोग छोड़ के भाग गए थे, या चूँकि कोरोना की बॉडी थी उनको घर ले जाने का प्रावधान नहीं था। प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या करना था कि अस्पतालों से डायरेक्ट क्रिमेशन, जो नियरेस्ट क्रिमेशन सेंटर होते थे वहाँ पर उनको अंतिम संस्कार कराना होता था। तो जब उनके साथ कोई नहीं रह रहा था उस वक्त मुझे ये लगा कि न सिर्फ मुझे यहाँ पे निःशुल्क शव वाहन और निःशुल्क एम्बुलेंस की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा इन हाथों की ज़रूरत है, इन कंधों की ज़रूरत है जो इन लोगों को, जो लोग छोड़ के चले गए, उनका अंतिम संस्कार करें। तो ये एक परिस्थिति की देन थी, विपरीत परिस्थिति आप कह सकते हैं, उसकी देन थी ये सेवाएं। लेकिन वर्षा जी, कोरोना काल तो एक ऐसा काल था ना जब हम भी डरे हुए थे, हमको डर लग रहा था बाहर निकलने में। तमाम लोग मैंने देखा कि उस समय बाहर निकलना तो दूर छोड़िए, अपने घर की बालकनी में नहीं आ रहे थे, रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे थे। आपको डर नहीं लगा कि आप जो ये काम कर रही हैं कोरोना काल में, ये आपके लिए खतरा बन सकता है? इसमें हम दो बातें कहेंगे। एक तो डर बिल्कुल नहीं लगा, ठीक है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था तो मैं उनसे ये कहती थी कि इसी सेवाओं के ज़रिए लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हें हो जाएगा, या तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे तो सर पे भूत सवार है और मान लो तुम्हें हो जाता है तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर फैमिली मेम्बर्स को हो जाता है तो वो तब भी तुम्हें क्या कचोटेगा नहीं। तब मैं उनसे ये कहती थी कि पहली बात तो जब डर रहे नहीं हैं हम, तो मुझे हो जाएगा या हम इस बात को सोचेंगे भी नहीं, और विश्वास जानिए मैं इन्हीं सेवाओं से अपने पूरे परिवार को सेव कर पाऊंगी। तो और वही हुआ कि हमारी पूरी फैमिली सेफ थी और हमारे पूरे परिवार में किसी को कोई कोरोना नहीं हुआ था। लेकिन एक विश्वास था जो हमारा। जी, एक बात और थी ना कि कोरोना काल में अगर कोई अजनबी भी हमारी कॉलोनी में आता था तो लोग कैसे सतर्क हो जाते थे। हाँ। तो आपकी कॉलोनी के लोग तो आप, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, 230 परिवार रहते हैं और मुझे याद है वो वक्त भी जब उन चूँकि हमारी सिर्फ सेवाएं कोरोना के शव को अंतिम संस्कार की नहीं थी, कुछ फैमिलीज ऐसी थी जहाँ पे निरंतर पका हुआ खाना हम लोग देते थे, जो 7-8 सालों से हम लोग देते राशन भी आप पहुँचाते थे। वो सारा हमारी सोसाइटी में आना बंद करा दिया गया था। तो उसकी वजह से हमें लंबी ज़्यादा, जहाँ पे हमारा पैसा भी ज़्यादा लगा कि चूँकि मुझे एक जगह लेनी पड़ी रेंट पे और मेरी दूरी भी बढ़ गई थी। अगर हमारे ही घर पे वो सारा स्टोर की तरह जो काम चल रहा था तो मेरे लिए भी आसान हो जाता, मेरे लिए वो समय भी ज़्यादा लगता था। तो और एक समय इनफैक्ट वो भी आया था जब हमारे हस्बैंड ने डाइनिंग टेबल पे बैठकर मुझसे बहुत धीमे से ये बात कही थी कि मेरा रिएक्शन क्या होगा, कि सोसाइटी में बात चल रही है कि वर्षा डेली सेवाओं पे जा रही हैं। और देखिए उस समय अगर पर्टिकुलर किसी फैमिली को सेवा मिल जाए तो उसके दिल में जगह बन रही थी। अदरवाइज़ लोगों को डर ही लग रहा था कि वर्षा जो डेली आ रही जा रही ना, लोग ये नहीं कह रहे थे कि मतलब सेवा पे जा रही हैं, ये जो आ रही हैं जा रही ना, इनके मूवमेंट से अगर हमारे अपार्टमेंट में किसी को हो जाएगा तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। उस समय मेरा ये टारगेट था कि भगवान जी पहल मेरी वजह से ना हो, अगर मुझे हो भी तो खैर टचवुड मुझे नहीं हुआ, लेकिन पहल टचवुड मेरी वजह से नहीं हुआ, मुझसे पहले भी कुछ लोगों को जो वहाँ पे सारी चीज़ें थी। और आपने देखा ही है कि सारी चीज़ें बिल्कुल स्टार्ट टू फिनिश तक किस तरह से हुई हैं। मुझे कभी कभी तो खुद भी नहीं यकीन होता है कि वो सारी चीज़ें कैसे हुई थी। मैं इतना मानती हूँ कि वो प्रभु का इतना हाथ था, इतनी ब्लेस्ड थी मैं कि गॉड ने उन सारी सेवाओं को इतना बड़ा रूप दिया। लेकिन बात सिर्फ कोरोना काल की नहीं है दोस्तों। आपने कोरोना काल में जो मदद की या आप आज भी जो मदद कर रही हैं, शव वाहन भेजने की, एम्बुलेंस भेजने की, जो पूरी तरीके से निःशुल्क है। दर्शकों के लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि वर्षा वर्मा पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ
लखनऊ में नहीं, लखनऊ में रहती हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर शव वाहन की ज़रूरत है तो वर्षा वर्मा उसको भेजती हैं। ये इनकी कोशिश है। और कोशिश से मुझे याद आया एक कोशिश ऐसी भी 2015 का साल था जब आपने शायद इसकी शुरुआत की थी। हाँ, 14-15 ये आपने एक संस्था बनाई जिसके ज़रिए आप लोगों की सेवा कर रही थी। तो पहला मकसद क्या था इस संस्था का जब आपने इसको शुरू किया? ओके, देखिए, ये जो आपने जो 14-15 का जो बताया है वर्ष था, उसमें हमने अपनी संस्था को रजिस्टर्ड कराया था। जब आप निरंतर कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको एक टीम की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक नाम की ज़रूरत होती है। तो जब ये जो सेवाएं हैं हमारी, छोटी छोटी सेवाओं से टीनेज से चली आ रही थी, क्योंकि मैंने ये सेवाएं अपने परिवार में चीज़ों को होते हुए देखा, एक दूसरे रूप में देखा। अच्छा, मैंने एक बात और आपके बारे में सुनी, माफ़ करिएगा मैं टोक रहा हूँ आपको। मैंने सुना कि स्कूल टाइम पे जब बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग भी जब पढ़ते थे, तो जब स्कूल से छुट्टी होकर के घर आते थे तो यही काम था, खेलना कूदना खाना। लेकिन वर्षा जी का करियर, वर्षा जी का शुरुआती दौर ऐसा नहीं था। वो स्कूल से आने के बाद आसपास के अस्पतालों में चली जाते थे। वो क्या था पहले वो बताइए, वो जानना दर्शकों के लिए और आज के दौर के दर्शकों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। दो तरह से हमारी ये टीनेज वाली परवरिश हुई। एक समय था जिसमें हम स्टेडियम भाग करके जाते थे और पूरा दिन मेहनत करते थे स्कूल से आने के बाद, और चौपटियों से चारबाग में, चूँकि नवयुग की पढ़ी हुई हूँ मैं सरकारी स्कूल से, तो वहाँ तक मैं साइकिल से जाती थी। और सवेरे एक स्टेडियम का राउंड हो चुका होता था और उसके बाद ये दोपहर का समय होता था, फिर वो हॉस्पिटल जाते थे, जो खाना खा करके तुरंत मैं हॉस्पिटल भाग जाती थी, जो नियरेस्ट होता था। ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज था हमारे घर के पास में। तो KGMU जाते थे और वहाँ पर छोटी छोटी सेवाएँ देते थे। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक टीनेज लड़की का अस्पतालों में जाना, उससे भी बड़ी बात मुझे अब लगती है कि वो थी कि मम्मी पापा नहीं मना करते थे भाई। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात। भाई मेरे अंदर जुनून था, हम लड़ के झगड़ के किसी भी तरह से जा सकते हैं। हालांकि लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं आया, लोगों ने समझा, हमारे पेरेंट्स ने हमें समझा, लेकिन पेरेंट्स जाने देते थे। मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़ी बात थी, उस लेवल पे ट्रस्ट करना। और डेली कहीं पे जा करके, एक अच्छे परिवार से हूँ मैं, मेरे फादर गोल्ड स्मिथ थे, एक बिजनेस क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, और उसमें तीमारदारी करना जा करके, अब सेवा का रूप मैं तीमारदारी, ना तीमारदारी का शब्द पता था मुझे और ना सेवा का शब्द पता था उस समय जब भाई छोटे थे। बस ये लगता था कि लाइए किसी के लिए जूस ला देते हैं, किसी की रिपोर्ट्स कलेक्ट करके ले आते हैं, या किसी डॉक्टर के पास फाइल पहुंचानी है वो कर देते हैं। तो उस समय मुझे याद पड़ता है, एक दो लोग डाउट करते थे कि ये जो 10 रुपये लेकर के जा रही है जूस लेकर के, कहीं ऐसा ना हो ये 10 रुपये लेके भाग जाए मेरे। भाई मेडिकल कॉलेज में एक गरीब तबका ही आता है ज़्यादातर, या मिडिल क्लास आता है, तो उसको एक ये भी डर रहता था कि 10 रुपये लेकर के भाग ना जाए, मैं क्यों इस बच्ची पे ट्रस्ट करूँ। लेकिन चूंकि रेगुलर जाते थे तो डॉक्टर्स के साथ भी हमारा ठीक ठाक बन गया था, तो उनका भी वो इशारा कर देती थी कि हाँ आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं उतना। तो वो एक बाउंडिंग सी हमारी बन गई थी, एक हमारा एक अजीब सा रिश्ता था। हम त्यौहार में भी वहीं पे मना लिया करते थे। एक समय ज़रूर देती थी मैं त्यौहार का, एक जो छोटा समय होता है परिवार के साथ साथ मैं अस्पतालों में ज़रूर देती थी। वो पता नहीं कुछ जुनून था। मतलब ये शुरुआत वहीं से हुई, उसके बाद ये शक्ल लेती है एक संस्था की, एक संस्था बनती है, और ये शवों को अंतिम संस्कार करना, एम्बुलेंस से पहुंचाना, ये बड़ा रूप वो जो टीनेज वाली जो छोटी छोटी सेवाएं थी, मैंने अपने जैसे पेरेंट्स को देखा। वो घर में मुझे याद पड़ता है, मेरा चौपटियों में जो मेरा घर है वो बहुत बड़ा घर था, और 3-4 जो मेजर सेवाएं थी जो उस समय एहसास नहीं होती थी। नाउ आई रियलाइज़ कि पापा बहुत बड़ा काम करते थे। उस समय मुझे लगता था हम लोगों के लिए फ़न होता था। तो ये जो मैंने अपने अंदर लाई है ये चीज़ें, ये इस तरह से नहीं लाई है कि हाँ ये पापा कर रहे थे इसलिए, मेरे ब्लड में है। पापा उस घर को, मुझे लगता है सैकड़ों शादियाँ पापा ने निःशुल्क कराई होंगी उस घर में, और मम्मी पूरा मेकअप कर देती थी, मम्मी पूरा उनको लहंगे प्रोवाइड करती थी, पापा पूरा घर प्रोवाइड करते थे। एक पोर्शन में खाने पीने का रहता था, एक में पूरा लड़की लड़के का पूरा जो जयमाल का सिस्टम रहता था, क्योंकि घर पुराने लखनऊ का वो बड़ा था। तो मैंने वो शादियां देखी। उस एरिया में मुझे याद पड़ता है कि समरसेबल सबसे पहले लगा था, तो पापा ने एक टैप बाहर की तरफ लगा रखा था कि पूरा मोहल्ला उससे पानी लेता था। या जब हम लोग आइसक्रीम की डिमांड करते थे, हम 4 भाई बहन, तो पापा हमें खिलाने से पहले पूरा गेट खुलवाते थे, मेन गेट खुलवा देते थे, और पूरे मोहल्ले के बच्चे जब आ करके ले कर
करके खा करके जाते थे, अंत में हम चारों का नंबर आता था। तो ये चीज़ें ब्लड में आ गई मेरे, मुझे बहुत एफर्ट नहीं मतलब लगाने आपने पड़े। बचपन से जो चीजें देखी है उसको आपने आगे और बढ़ा दिया। लेकिन आपके जब कामों की फहरिस्त है जो आप सोसाइटी को दे रही हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं, तो उसमें एक आता है कि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा कि उसमें आप गरीब बेटियों की मदद उनकी पढ़ाई में भी करती हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में जाकर लड़कियों के बीच में, और ये बेहद ज़रूरी बात है हमारी तमाम जो लड़कियां हमको देख रही हैं उनके लिए भी, कि आप उनके बीच जाकर सेशंस करती हैं, उनको जागरूक करती हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर हो, तमाम तरीकों से। तो ये जो आपका सिलसिला शुरू हुआ स्कूल कॉलेजेस में जाने का, लोगों के बीच जाने का, वो सब हमने देखा कि आप जाती हैं लोगों के बीच में। कितनी देर का सेशन करती हैं, बातचीत? डिपेंड करता है कि सामने वाले बच्चे किस लेवल का रुझान रख रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत लंबा नहीं खींच पाता है, तब तो मुझे गुड और बैड टच का अपना, छोटे बच्चे बहुत क्वेरी भी नहीं कर पाते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं वो बहुत बढ़िया क्वेरी करते हैं, और जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तब बच्चे अपने मन की बात बताना स्टार्ट करते हैं। उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो शेयर करना शुरू करते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या ईव टीजिंग से रिलेटेड हो या कुछ और फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो बहुत क्लोज बातें भी हमसे शेयर कर लेते हैं, तब आता है मज़ा। तो डिपेंड करता है, 40 मिनट 1 घंटा हम मान के चलते हैं, और वो कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे खिंच जाता है। अच्छा, आप जो ये सेवा करती है, शव ले जाना, हमारे यहाँ तो हिंदू संस्कृति में, धर्म में कहा जाता है कि महिलाएं घाट तक नहीं जाती। अंतिम संस्कार तो बहुत बात की बात है, घाट तक जाना, अंतिम संस्कार करना। कभी ऐसा लगा जिंदगी के किसी मोड़ पर, इतने लंबे वक्त से सेवा करते हुए, लोगों के खिलाफ टिप्पणियां सुनने को मिली, कुछ लोगों ने कहा हो आपको ऐसा? हाँ, मिली है। कभी ऐसा लगा हो कि अब बहुत ज्यादा हो गया ये? नहीं, बहुत ज्यादा। कभी मन आपका इन सब चीजों से टूटा है? हो नहीं, नेवर। जितना देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ। आप अगर मेरे बारे में ना थोड़ा सा भी पीछे बेचिंग करेंगे तो मुझे लिटरली लगेगा और मजा आएगा अपने काम को अंजाम देने में। तो अगर कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, उसको मैं पॉजिटिव लेती हूँ। और विश्वास जानिए, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मुझे अब कभी आप मेरे ऑफिस आएंगे, ऑफिस के पीछे एक कटिंग लगाई, मैं इस पे चैनल पे आपके नाम नहीं लूँगी, ना उस अखबार का नाम लूँगी, बस एक वो नेगेटिव न्यूज़ मेरे लिए छपी थी, तो जानबूझ के मैंने अपनी चेयर के पीछे लगाया, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करती है। देखिए, जो इंसान आपको सिर्फ अरे वाह, वेरी गुड वर्षा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, ये उतना मोटिवेट नहीं करेगी। अच्छा। और जब आप हमारी टांग खींचने पे आएंगे ना, या आप हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, या आप हमें किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, या हमारी सेवा को, हमारी काम को अगर आप गंदा बोलेंगे ना, तब हमारे अंदर आता है कि मुझे लगता है और चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। आई लव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। फिर उसके बाद में जब आप फील्ड पे आते हैं ना, तो आप अलग लेवल की एनर्जी में आते हैं। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए जो लोग मेरे बारे में उलूल जुलूल बोले, और बोलने के बाद में, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आती है, और मुझे लगता है कि उस निगेटिविटी में से जो मैं पॉजिटिविटी ढूंढ करके जब फिर मैदान पे जाते हैं ना, वो अलग लेवल का होता है। अच्छा, ये बताइए जी, आप दिन भर ये समाज सेवा करती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, शव उठा रही हैं, किसी को नहला धुला रही हैं, सफाई कर रही हैं, समझा रही हैं, सैनिटरी पैड्स बांट रही हैं महिलाओं के बीच में, तमाम चीज़ें कर रही हैं, तो घर जाती तो दिमाग में यही सब चलता रहता होगा, आज ये किया था, आज वो नहीं हो पाया, आज वो किया। तो फैमिली के साथ कैसे, क्या टाइम चलता है? देखिए, कोई भी इंसान तब बेस्ट होता है, तब रॉकिंग होता है, जब वो अपने ज़िंदगी में बैलेंस बैठाना जानता है, किसी भी तरह का। आप वर्क को अपने घर में मर्ज कर दो, घर के कामों को उसमें मर्ज कर दो। मेरे यहाँ कुक नहीं है, मैंने कोई ड्राइवर अपनी बेटी के लिए नहीं लगा रखा है, मैं खुद स्कूल से लाती ले जाती हूँ। और तो ये घर के सारे काम स्वयं करना, क्योंकि उसमें मोहब्बत होती है, और यही मोहब्बत मुझे एनर्जी देती है अपने फील्ड वर्क के लिए। तो उसका उतना नेगेटिव होने के बावजूद भी हम अपने घर में बहुत पॉजिटिव रहते हैं। एक छोटी सी कैट है, वो मुझे बहुत एनर्जी देती है, वो बहुत पॉजिटिविटी देती है मुझे, और उसकी वजह से मैं हंस खेल पाती हूँ और अपने बच्चे को जिंदा रखती हूँ। और चूंकि आपने क्या पूछा एग्जैक्टली कि मैंने पूछा मर्ज नहीं करते हैं आप काम। देखिए, वही मैंने बताया कि अगर आप कोई भी इंसान विजय तब प्राप्त कर लेता है जब वो बैलेंस बैठाना जानता है अपनी लाइफ में, काम को और फैमिली को, और एट द सेम टाइम अपने जीवन के जीने के अंदाज को। अगर आप बहुत डिप्रेसिंग हो करके, पता चला आप
बाहर से तो काम करके बहुत एनर्जी में चले आए, फिर आपने वो सारा घर पे उतार दिया करके, तो वो तो ख़त्म हो गया ना फिर सारी चीज़ें। तो ये पॉजिटिविटी ज़िंदा रखना, बच्चे को अपने अंदर का ज़िंदा रखना और बैलेंस बैठा करके चलना, तो ये बड़ा मज़ा आता है। अच्छा वर्षा, मुझे आप ये बताइए, आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम आपने कर लिया इतने लंबे वक्त में, अब आगे का टारगेट क्या है कि अभी समाज की जो आप सेवा कर रही हैं, जो काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, बहुत सारे काम, आप एक लंबी फहरिस्त में अगर गिनने बैठूंगा तो दसियों काम निकल आएंगे जो आप कर रही हैं। आगे आपने क्या सोच रखा है कि अब इससे आगे बढ़कर और काम करने हैं, इस सेक्टर में भी हमको काम करना है, ऐसा कोई मेरी लक्ष्य लाइफ है? की एक ट्रेजेडी ये रही है कि मैंने अपने लाइफ में कभी कोई इस तरह का टारगेट नहीं फिक्स किया। मुझे लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी मिलती गई या जो मुझे ज़रूरत लगती गई समाज के लिए, जैसे लोग पूछते हैं कि पहले आप स्पोर्ट्स में थी, बहुत रॉकिंग थी, फिर अचानक आप समाज सेवा में आ गई, फिर आपने ये भी किया, फिर आपने वो भी किया। मैंने अपनी इच्छा से लिटरली, आप जानिए कि मैंने कुछ नहीं किया। जो समाज की ज़रूरत आती गई मैंने हम वो करते गए, या जो अपॉर्चुनिटी मिलती गई हम उन चीज़ों को अंजाम देते चले गए। मेरी कोई ऐसी बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं ऐसा हम यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू कहने जाने की बहुत बड़ा सा कोई ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ। जो हाँ मुझे लगेगी कि समाज के लिए जो ज़रूरी है बस वो होता जाए, और उसके अलावा कोई हमारी ऐसे बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं है। अच्छा, जो हम नहीं कर पा रहे हैं बस फिनेंशली या इमोशनली मैं इतनी, फिजिकली मैं इतनी स्ट्रांग हो जाऊं कि आगे आने वाले समय में मैं उन कामों को भी मैं अंजाम दे पाऊँ। बहुत सारे काम फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली के अलावा भी जहाँ पे बाधाएं आती हैं वो होते हैं शासन प्रशासन के काम, जहाँ आपके हाथ बंद जाते हैं। तो आई विश कि मैं उतना स्ट्रांग हो जाऊँ, इतना मैं उतनी सक्षम हो जाऊँ कि वो कामों को भी मैं अंजाम दे पाऊँ। अच्छा, आपने मेरे अगले सवाल को अपने जवाब में जन्म दे दिया। बड़ा सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, उसका सीधा सा जवाब दर्शकों को दीजिएगा। आपने शब्द दो यूज किए, शासन और प्रशासन। क्या वर्षा वर्मा किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में जाने को लेकर इंटरेस्टेड हैं, या फिर एक और सवाल उसमें मैं नत्थी कर देता हूं कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी ऑफर मिला है चुनाव लड़ने का? देखिए, मैं इंटरेस्टेड, मैं फिर यही कहूँगी, अगर इंटरेस्टेड वाली बात है तो मैं ये कहूँगी कि अगर समाज को लगेगा कि हमारी ज़रूरत उस क्षेत्र में है। और देखिए, ये बहुत इंटरव्यू टाइप वाला जवाब है। मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप देखिए, आपके इस जवाब से पहले मैंने अपने इस जवाब से पहले आपसे कहा था, इंटरेस्ट बताइए। सुनिए, मैंने आपको क्या बताया कि मैंने अपनी लाइफ में कोई काम टारगेट रख के करा ही नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं आपको? नहीं, टारगेट और इंटरेस्ट में एक पतली सी अपॉर्चुनिटी मैंने कहा ना आपसे कि मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसको, मैंने आज तक नहीं छोड़ा, या समाज को नीड, इन्हीं दोनों पे हमारी आगे की जितनी भी सांसें गिनी जाएंगी इन्हीं दोनों पे। वो जो नाम है एक कोशिश ऐसी भी, तो इसके लिए भी तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, हम स्वयं से, मैंने कभी कोशिश आगे चल के नहीं की। अगर मुझे लगा कि जरूरत है या अपॉर्चुनिटी है तो दोनों को मैंने हाथ से जाने भी नहीं दिया। तो मतलब हम ये माने कि भविष्य में ऐसा भविष्य में अगर आपको, मुझे लगता है कि अगर किसी क्षेत्र में जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं उस क्षेत्र में जा करके अपना बेस्ट दूंगी। अच्छा, आपके काम करने का एक सेक्टर और है, वो है लिखने पढ़ने का। हाँ। लिखने पढ़ने का भी आप बहुत अच्छा काम करती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। बहुत अच्छा नहीं, प्रोफेशनली नहीं, बस सिर्फ अपने दिल के लिए करती हूँ। जो लिखने में खुद को अच्छा लगे, मुझे मेरा ऐसा मानना है, वो अच्छा होता है। क्योंकि आप जिस तरह से समाज के लिए काम कर रही हैं, मैं वर्षा जी की आपको कविताएं भी सुनवाऊंगा। तो मैं वर्षा उस बात पर लौट रहा हूँ कि आप लिखती भी हैं और आपकी किताबें भी लोगों के बीच हैं, लोग उसको पढ़ते भी हैं, और अभी भी लिखने का काम तो हमेशा चलता रहता है। कोई एक छोटी सी कविता जो आपको बेहद पसंद हो, अपनी बेहद अजीज हो, आपको लगता हो कि ही बोलनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई भी कविता क्या मुझे याद नहीं रहती बिल्कुल है, आप तो मैं जैसे चाहे वैसे आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, तब तक आपको चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब तक मैं देख लूं। मेरे जो सवाल है, मैं तो ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आप लिखती पढ़ती हैं, वो कविताएं भी आप हमको सुनाएंगी, और अगर आपको गाने का भी शौक है, क्योंकि मैंने देखा है गाने बजाने का। देखिए, गाने का, अच्छा, गाने का शौक इसलिए क्योंकि आप मतलब कि स्ट्रेस नहीं चाहती हैं, जब दिन भर की थकान, म्यूजिक को कहते हैं एक बेहतरीन थेरेपी होती है आपके लिए। आप बार बार कहेंगे मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, तो आपके जो व्यूअर्स हैं जो मुझे सुनते होंगे वो कहेंगे कि अच्छा गाना अगर यही होता है तो प्लीज बंद हो जाएगा। अच्छा, चलिए, तो आप फिर कविता सुना दीजिए। आपके मन की जो कविता हो वो आप सुना दीजिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल। देश में सुनाऊं या किस रस में सुनाऊं? थोड़ा सा आप मुझे हेल्प आउट करेंगे? जो आपको पसंद हो, जो आपका लिखा हुआ जो भी सर्वश्रेष्ठ आपको लगता हो कि ये बेहतरीन है। सर्वश्रेष्ठ सुने, लेकिन हाँ, श्रृंगार पे भी लिखती हैं क्या? हाँ, तो श्रृंगार सुना दीजिए। अच्छा, श्रृंगार पे सुना दी।
क्योंकि अब आप सामने बैठी हैं तो लोग श्रृंगार रस तो जरूर सुनेंगे। कुछ ही पंक्तियाँ, चूंकि बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। लंबी है, बस बिल्कुल। कुछ ही पंक्तियों में मैं इसको सुनाती हूँ। और मुझे लगता है हर महिला के जीवन में ये कुछ पंक्तियाँ या ये सिचुएशन ज़रूर आती होगी। एक तन्हा दिल की हैं कुछ ये पंक्तियाँ कि, और मैरिड महिलाओं पे है ये। वाह। दौड़ी चली आती हूँ मैं, आज भी उनकी एक आवाज़ में दौड़ी चली आती हूँ मैं। शायद आज वो कुछ ऐसा कर जाएं जिससे मुझे जीने के नए मायने मिल जाएं। आज भी उनकी ये हर एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती हूँ मैं। क्या पता आज बातों ही बातों में फिर उनकी नज़र मुझ पे ठहर जाए। शायद उनकी उंगलियाँ आज मचल जाएं मेरे कनखियों से बाल पीछे करने पर। शायद अखबार पढ़ते पढ़ते आज उन्हें मेरे धुले हुए बालों से टपकते पानी की बूंदों में मेरी वो पहली वाली प्यास नज़र आ जाए। क्या पता आज कुछ ऐसा जादू हो जाए कि उनकी सांसें मेरी सांसों में घुल जाने को करे गुहार। शायद मेरी उदास आँखों के किवाड़ पर बरसों से खड़ी उम्मीद नज़र आ जाए। क्या पता आज अचानक एक मंद हवा का झोंका खुशबू लिए मेरा पैगाम उनके पत्थर दिल तक पहुंचा जाए। हो सकता है आज काम में व्यस्त उनकी उंगलियां मेज पर कुछ खोजते टटोलते मेरी प्यासी उंगली को थोड़ा सा छू जाए, बस थोड़ा सा। आज शायद वो फिर से मुझे सिंगारदान के पास देखकर जिद कर बैठे, मेरे कंधे पर से गर्दन को छूकर मेरे बालों को आगे कर पहली सालगिरह वाला हार अपने हाथों से पहनाने के लिए मचल जाएं। शायद खुले केसुओं को सुलझाने की जिद, मेरे जूड़ा बनाने पर बार बार बालों से पिन हटाने की जिद, खुले बालों से देर तक तकने की जिद। शायद आज कुछ ऐसा कर बैठे। शायद दिन भर काम में ही रहती हो, मेरा ख्याल कम रखती हो आजकल, शायद ऐसा ही कुछ कह जाए। बस ये सब बरसों से सोचती हूँ मैं, और हर आवाज़ पे दौड़ी चली आती हूँ एक अनकही उम्मीद के साथ, बस दौड़ी चली आती हूँ। शायद वो आज कुछ ऐसा कह जाए मुझे जीने के जिससे नए मायने मिल जाएं। बस इसलिए दौड़ी चली आती हूँ मैं, आज भी उनकी हर एक आवाज़ पर बस दौड़ी चली आती हूँ मैं। वाह। और आप कह रही थी कि आपको लिखना नहीं आता, अच्छा नहीं लिखा। एक पूरा श्रृंगार, एक पूरा जिसको मैं कहूँ कि चित्र खींच दिया है, तस्वीर सी सामने चल गई। बहुत शानदार ये कविता है, बहुत ही शानदार है। और मैं तो ऐसा कहूँगा कि हर किसी को ये कविता ज़रूर सुननी चाहिए, और महिलाओं को ये कविता अपने पतियों को भेजनी ज़रूर चाहिए। इसको आपको बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके भी लोगों को सुनाना चाहिए। खैर, बहुत शानदार ये कविता है, और आप बहुत शानदार काम भी कर रही हैं समाज के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ही कविताएं आपको एनर्जी देती होंगी समाज के लोगों के बीच में काम करने का। दोस्तों, हम इंटरव्यू के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं वर्षा जी, और आप के साथ हमारी जितनी बातचीत हुई तमाम पहलुओं को हमने समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, और एक लंबी जर्नी आपके साथ है समाज के लिए काम करते हुए। तो मुझे एक छोटी सी, एक आप ये कह सकती हैं कथानक याद आता है। कहानी तो नहीं है, कथानक है। कहानी कुछ यूँ थी, छोटी सी, कि एक जंगल में आग लग गई, और बहुत भीषण आग लगी हुई थी। जब जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया थी, तालाब में जाती, अपनी चोंच में पानी भरती और फिर जंगल की आग पर छोड़ देती थी। बार बार वो यही कर रही थी। तो फिर एक वहाँ बैठे हुए अजगर ने उससे सवाल पूछ लिया कि तुमको क्या लगता है कि ये जो इतनी भीषण आग है तुम्हारी चोंच की बूंदों से ये बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। और मुझे लगता है कि वर्षा जी की कोशिशें, भले ही हो सकता है आपको लग रहा हो कि छोटी कोशिशें हैं, चल रही हैं, लेकिन ये तमाम छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बेहतरीन कल का निर्माण ज़रूर कर रही हैं, और उसके लिए वर्षा जी को बधाई भी दी जानी चाहिए। वर्षा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतना लंबा वक्त हमको दिया, हमसे बातचीत की, इतनी बेहतरीन कविता सुनाई और अपने कामों के बारे में बताया। हम ये चाहेंगे कि आपके ये काम यूँ ही चलते रहें, आप ऐसे ही समाज के लिए सेवा करती रहें, मजबूत रहें, ताकतवर रहे, और ईश्वर आपको और ज़्यादा ताकत दे और मजबूती दे, और जो तमाम इच्छाओं के बारे में आप बात कर रही थी वो भी जल्द ही पूरी हो। तो दर्शकों, उल्टा चश्मा यूसी पर ये वर्षा जी हमारे साथ थी जिनसे हमने बातचीत की। फिर एक बार हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ।